चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स का हम लोग शुरू करेंगे, वो क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है, ये शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको घर पे जाके रिवाइज करना है, ठीक है। वैसे मैं जो पढ़ाता हूँ वो पूरी चीज़ें आपको याद करा देता हूँ क्लासरूम के अंदर ही, ठीक है ना, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ उसको घर पे जाके खुद से भी रिवाइज करना है, टेक्स्ट बुक से रीड करना है एटलीस्ट, ठीक, सबसे पहली चीज़। दूसरा, जो मैं होमवर्क दूंगा आपको, चाहे पढ़ने का दूं, रीड करने का दूं, चाहे सॉल्व करने का दूं, वो मुझे अगले दिन चाहिए, समझ आ गया, डिले नहीं करने का बिल्कुल भी, समझ आई बात, ठीक है ना। ऐप सब डाउनलोड कर लेंगे, हमारा आमिर सर इंस्टीट्यूट का ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो, उस पर बैच बन जाएगा आपका, आप उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो आइए शुरुआत करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक में कुछ दिया हुआ है, सबसे पहला चैप्टर है हमारा। टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कैन यू रिकॉल, क्या आप रिकॉल कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिट क्या चीज़ है ये पूछा है, व्हाट इज अ यूनिट, बोलो यूनिट क्या होता है, कुछ तो पता होगा ना यूनिट के बारे में, एग्जाम्पल ही दे दो, डेफिनेशन नहीं पता तो एग्जाम्पल तो पता होगा, बोलो। अरे घबराते क्यों तुम लोग, गलत हो गया तो गलत हो गया, क्या होगा उसमें, बोलो कोई एग्जाम्पल दो यूनिट का। इसका लेंथ कितना है, फॉर एग्जाम्पल है इसका लेंथ 0.5 मीटर, 0.5 मीटर फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें यूनिट कौन है, मीटर, यूनिट क्या है, मीटर है। तो अगर मैं लिखता हूँ जैसे इसका लेंथ है 0.5 मीटर, तो मीटर क्या है, यूनिट है, इसको यूनिट बोलते हैं, समझ आया, ठीक है ना। तुम बनिए कि दुकान पे जाके बोलो कि 2 दाल दे दो, तो क्या बोलो, 2 दाल दे दो, तो उसको समझेगा क्या, नहीं वो क्या बोलेगा, अरे भाई 2 ग्राम, 2 किलो, 2 टन, 2 क्विंटल, क्या, तो उसके साथ में क्या बताना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ना यूनिट बताना। फिर आप कपड़े लेने जाते हैं तो कपड़े लेने जाएंगे तो भी बोलना पड़ेगा ना, इतना मीटर कपड़ा दो, समझे, जैसे 2 किलो दाल दे दो, समझ आ गया। तो इसमें 2 किलोग्राम क्या है, यूनिट है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है जैसे 5 एम्पियर, तो इसमें ये एम्पियर क्या है, यूनिट है, समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये जो आपने जो यहाँ पर देखा मीटर, किलोग्राम, एम्पियर, ऐसे बहुत सारे, ये सब क्या है, यूनिट है, समझा, ठीक है ना। तो यूनिट आपको बेसिकली कुछ एग्जाम्पल से समझ आ रहा है कि ये क्या है, यूनिट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। लेकिन यूनिट होता क्या है, डिफाइन करने बोलूँ तो क्या करोगे, डेफिनेशन नहीं हुआ ना, ये तो एग्जाम्पल हुआ, फिर डिफाइन कैसे करोगे यूनिट को, बोलो डिफाइन कैसे करोगे यूनिट को, कोई डेफिनेशन होता है यूनिट का, नहीं पता, ठीक बताता हूं। यूनिट का डेफिनेशन होता है, यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है, 9th में नहीं पढ़ा था क्या, 9th में पढ़ाते ना, नहीं 10th में नहीं पढ़ाते, इतना मुझे पता है, 9th में तो पढ़ाते होंगे। एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट of a physical quantity, any reference standard, कुछ समझ में नहीं आया, क्या लिखे आप, खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाता हूँ उसका मतलब। एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड, एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम लोग रेफ़र कर पाएँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिल करके क्या करते हैं, ये इसको बोलते हैं कि ये है 1 किलो, क्या मान लेते हैं, इसको मिल करके मान लेते हैं क्या, ये 1 किलोग्राम है, समझ आ गया, हम लोग सब ने मिल करके क्या मान लिया, ये 1 किलोग्राम है, समझा, ठीक है ना। अब क्या, तो ये जो डस्टर हुआ ना, ये यूनिट है, ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है ना, किसका रेफरेंस स्टैंडर्ड है, ये मास का, इसको मैंने क्या मान लिया, 1 किलोग्राम, तो ये चीज़ क्या है, ये यूनिट बन गया, यूनिट ऑफ मास, समझा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो मार्कर है, यहाँ से इसके यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 1 मीटर है, तो ये क्या बन जाएगा मार्कर, यूनिट बन जाएगा, यूनिट ऑफ लेंथ, समझा। तो यूनिट तो किसी को भी मान सकते हैं। आप लोग बोलोगे कि सर
आप अपनी अपनी उंगली लो, ये इंडेक्स फिंगर, ठीक है ना, उसका यहाँ से लेके टिप से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं 1 मीटर। तो ये उंगली क्या बन जाएगी आपकी, यूनिट बन जाएगी। तो यूनिट तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना यूनिट, तो यूनिट तो कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसको आप लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझा, क्लियर हो गया। तो किसी भी चीज़ को अगर हम लोग को क्या करना है, मेजर करना है, तो पहले यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे दाल लेने जानी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास जो चेयर है, जो हमारे पास चेयर है आयरन की, ये 1 किलोग्राम है। तो ये 1 किलोग्राम के हिसाब से मुझे क्या करो, 1 किलो दाल दो। तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं ये मेरे हिसाब से यूनिट नहीं है, कि हमारे हिसाब से यूनिट हो सकता है लेकिन बनिए के हिसाब से यूनिट नहीं है। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर सब अपना अपना यूनिट डिसाइड करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हमारे हिसाब से ये चेयर जो होगी वो क्या होगी, अगर 1 किलो उसको मान लेंगे तो हमारा 1 किलो तो बहुत ज़्यादा है, और जो बनिए के पास जो बार होता है 1 किलोग्राम का, उसके हिसाब से 1 किलो तो बहुत ही कम हुआ। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सब अपना अपना यूनिट का मान लेंगे तो क्या होगा, सब अपना अपना अगर यूनिट मान लेंगे तो बेसिकली गड़बड़ हो जाएगी। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जो क्या करे, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। अभी मैं आऊँगा उसके ऊपर। यहाँ तक सबको समझा, यूनिट क्या चीज़ है बता दो, एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। समझा, कोई भी रेफरेंस स्टैंडर्ड जो किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। क्या यूनिट कोई भी डिसाइड कर सकता है, हाँ लोकल लेवल पे तो कोई भी कर सकता है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर हो गया। लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसमें झगड़े ना हो, तो झगड़े हो जाएंगे ऐसे तो अलग अलग यूनिट हो जाएगा। तो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट बनाने पड़ेंगे। मैं उसके ऊपर आऊँगा कि वो कमिटी कौन है, कौन यूनिट डिसाइड करता है, फिर पूरी दुनिया में वो कैसे बंटता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। समझा, क्लियर हो गया। चलो, तो यूनिट क्या होता है, डेफिनेशन याद रहेगा। क्या डेफिनेशन है, एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। समझा, ठीक। चलो, तो सबसे पहला सवाल हमारा हल हो गया। दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है विच यूनिट्स हैव यू यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग। कौन से यूनिट्स आपने लैब में यूज़ किए हैं। सबसे पहले लेंथ के लिए क्या यूज़ किया आपने, फिर उसके बाद सेकंड है मास के लिए क्या यूज़ किया आपने, उसके बाद बोलो भाई टाइम के लिए क्या यूज़ किया आपने, उसके बाद फोर्थ है आपका टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ किया आपने। बोलो भाई, लैब में कौन कौन से आपने यूनिट यूज़ किए। लेंथ को मेजर करने के लिए लैब गए ही नहीं बेचारे, फिर लैब गए ही नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ। लेंथ के लिए बच्चे यूज़ करते हैं जनरली जो स्केल्स होती हैं वो सेंटीमीटर वाली होती, मीटर या सेंटीमीटर दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो भाई, मास के लिए क्या होता है, किलोग्राम या फिर ग्राम, ये होता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ज़्यादातर क्या होता है ग्राम्स में डीलिंग होती है लैब्स में, ठीक है। उसके बाद टाइम के लिए क्या होता है, सेकेंड, जो आपके पास स्टॉप वॉच होती है वो सेकेंड्स में ही काउंट करती है, ठीक है ना। उसके बाद टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर आप लोग डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, समझ आया, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई कि बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो यहाँ पर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके लैब में कौन कौन से यूनिट्स हो सकते हैं वो आपको बता दिया मैं, ठीक है। चलो भाई, ये भी हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो यहाँ पर आपके पास सवाल है वो पूछा है विच सिस्टम हैव यू यूज्ड। सिस्टम कौन सा है आपका, कौन सा सिस्टम आपने यूज़ किया है। थोड़ा बहुत स्कूल लेवल पे इसका आइडिया देते हैं, MKS सिस्टम 6 या 7 स्टैंडर्ड में देते हैं। बच्चे पढ़ते कहाँ हैं तक, 8 स्टैंडर्ड तक तो बच्चा ऐसे ही पढ़ता है, साइंस को रट्टा मारता है। 9 से थोड़ा समझना शुरू करता है, समझे ना। 8 तक तो रट्टा मारता है बच्चा, 9th और 10th में क्या करता है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आपको सिस्टम बताते हैं, नहीं पता कोई बात नहीं। MKS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है, FPS सिस्टम होता है और SI सिस्टम होता है। तो जनरली सिस्टम आप यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, MKS यूज़ करते हैं, ठीक है ना। MKS और SI एक ही है, बस SI में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, तो कराऊँगा मैं आगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये कैन ये रिकॉल के आपके मैंने जवाब दे दिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल क्या था,
यूनिट क्या है? क्या यूनिट? एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, एरिया मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, फोर्स मेजर कर सकते हैं, मोमेंटम मेजर कर सकते हैं, एनर्जी मेजर कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। समझा? ठीक है, चलो। इसके बाद कौन कौन से आपने लैब में इस्तेमाल किए? लेंथ के लिए क्या यूनिट इस्तेमाल किया? मीटर या सेंटीमीटर। उसके बाद मास के लिए ग्राम, किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? उसके बाद MKS सिस्टम जो है ये आपने जनरली यूज़ किया है। समझे? ठीक है ना? अब तक का आपको नहीं पता होगा, लेकिन अब तक का आपने यही यूज़ किया है, अभी समझ में आ जाएगा आप। ठीक है, चलो भाई, आज तक अपने को समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं, आइए इसके बाद क्या है। चलिए, अब इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में कुछ दिया हुआ है। इस चैप्टर से कितने सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप MST CET की बात कर रहे हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, MST CET से इस चैप्टर से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर इंक्लूडेड ही नहीं है अभी, CET में चैप्टर नहीं है। ठीक, इससे अगर कुछ आ सकता है तो डायमेंशन का सवाल आ सकता है, वो भी इनडायरेक्टली आएगा, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में भी आपको क्वांटिटीज़ के डायमेंशन लिखने पड़ेंगे। तो एक सवाल आप MST CET में एक्सपेक्ट करें। नीट में आप कितने सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नीट में आप 1 से लेके 3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चैप्टर में एक सवाल जो है डायमेंशंस पे पक्का है, आता ही है। एक सवाल एरर पे आता ही है, और एक सवाल हो सकता है आपका वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर पे आ जाए। अब ये जो 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर ये तीन चीज़ें स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा। समझे? ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये महाराष्ट्र के बच्चे और महाराष्ट्र के टीचर्स को एक डायरेक्शन देगा। ये चीज़ बताएगा कि कौन सी चीज़ें सिलेबस में इंक्लूडेड हैं और कौन सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, पढ़ानी है। कई सारे टीचर्स को फ़ायदा होता है। मैं कई सारे टीचर्स मुझे मैसेजेस करते हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग पार्ट से टीचर्स देखते हैं मुझे, ऐसा है। तो जो टीचर्स को ये समझ नहीं आता कि क्या एक्स्ट्रा पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, तो उनको ये बताते जाऊँगा मैं लेक्चर सीरीज़ में कि आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या एक्स्ट्रा आपको बच्चों को पढ़वाना है। समझा? ठीक है ना? तो ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो जो बच्चे सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पढ़ने की ज़रूरत है। सीईटी में तो ये आने से रहा, सीईटी में है ही नहीं चैप्टर। ठीक है ना? चलो भाई, तो ये आपको मैंने समझा दिया। अब इसका हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे चलते हैं। आइए देखते हैं इसको। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में हम लोग सबसे पहले चीज़ जो समझेंगे वो है फिजिकल क्वांटिटी। क्या समझेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? आइए इसको समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के नाम पढ़ने से समझ आता है कि फिजिक्स की क्वांटिटी है। अब फिजिक्स की क्वांटिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। फिजिक्स जो है बच्चों, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। हम फिजिक्स में क्या करते हैं? हम फिजिक्स में मेजरमेंट करते हैं। हम फिजिक्स में क्या मेजरमेंट करते हैं? हम फिजिक्स में फोर्स को मेजर करते हैं। हम फिजिक्स में, लिखना बाद में, पहले ध्यान दो, मैं टाइम लूँगा। ठीक है, हम फिजिक्स में क्या मेजर करते हैं? हम फिजिक्स में फोर्स मेजर कर लेते हैं, हम वेलोसिटी मेजर कर लेते हैं, एक्सेलरेशन मेजर कर लेते हैं, एटम का डायमीटर मेजर कर लेते हैं, उसका रेडियस मेजर कर लेते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी मेजर कर लेते हैं। छोटा सा पार्टिकल, एटम ही हम अब तक देख नहीं पाए, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो कैसे ही देखेंगे, उनकी भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लेते हैं। समझ आया? ठीक है ना? हम बाल की थिकनेस मेजर कर लेते हैं, हम अर्थ का डायमीटर मेजर कर लेते हैं। समझ आ रहा है? रेंज देख रहे हो, बाल से लेके अर्थ का डायमीटर। समझ आ रहा है तुमको? हम क्या करते हैं फिजिक्स में? मेजरमेंट करते हैं चीज़ों। समझे? क्या क्या मेजर करेंगे? लेंथ मेजर करेंगे, मास मेजर करेंगे, टाइम मेजर करेंगे, मोमेंटम मेजर करेंगे, वर्क मेजर करेंगे, एनर्जी मेजर करेंगे, मेजर ही करते रहेंगे।
तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। ये फिजिक्स में क्या करेंगे, चीज़ों को मेजर करेंगे। समझ आया, ठीक है ना। चलो, तो फिजिक्स में हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को मेजर करेंगे। अब कौन सी चीज़ों को मेजर करेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे, क्या मैं ये मार्कर की लेंथ को मेजर कर सकता हूँ, हाँ, तो लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल लिखते हैं हम, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या आपके मास को मेजर किया जा सकता है, कितने किलोग्राम के आप, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 60 किलो, है ना। तो मास भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्या आप टाइम को मेजर कर सकते, 5 बज गया, 10 बज गया, ये तो मेजरमेंट हो रहा है ना, मेजरमेंट तो हो रहा है, 5 बज गया, 10 बज गया, 6 बज गया, समझे। तो टाइम भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। आपने कितना फोर्स लगाया, अब वो भी मेजर कर सकते हैं, उसका डिवाइस होता है हमारे पास। तो फोर्स भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, समझे, क्लियर हो गया। बाइक पे हम कितना चले, इसको भी तो मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा मीटर होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, कितना आप चले, ओडोमीटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ओडोमीटर, समझे। वो लिखा होता है ना, लिख के आता है, पता है ना वो, ठीक है। अगर बाइक का अगर स्टार्टिंग ऊपर का पार्ट देखोगे ना, तो उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, ठीक। तो वहाँ पर जो बेसिकली क्या है, कितना आप चले, वो बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस तो लेंथ होता है, तो लेंथ में आ गया हो, तो उसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझे। हम पार्टिकल की वेलोसिटी भी मेजर कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी मेजर कर सकते हैं, वो भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। हम वर्क भी मेजर कर सकते हैं, कितना वर्क हुआ, वो भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, समझा, क्लियर हुआ। तो बेसिकली एक्सेट्रा कितनी हो सकते हैं, अरे भाई अनंत हो सकते हैं, इनफाइनाइट, इतनी सारी जितनी चीज़ें मेजर कर सकते हो, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब मुझे बताओ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक डॉगी है, कुत्ता है, ठीक है ना। अब बोलते हैं ना, डॉगी कैसा होता है, बहुत लॉयल होता है। अब मैं उसकी लॉयल्टी मेजर कर सकता हूँ क्या, 5 किलो लॉयल है मेरे से, ये ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 10 किलो लॉयल है मेरे से, नहीं बोल सकते। तो लॉयल्टी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, समझ आ गया, ठीक है ना। 2 दोस्त है, एक ए है और एक बी है, 2 दोस्त है, समझ आता है। अब दोनों में फ्रेंडशिप है, अब क्या, ये बोलता है कि ये मेरा 50 किलो फ्रेंड है, समझ आ गया, या 5 मीटर फ्रेंड है, ऐसा कोई लॉजिक है क्या, नहीं। आप फ्रेंडशिप को भी मेजर नहीं कर सकते, आप लॉयल्टी को मेजर नहीं कर सकते, आप फ्रेंडशिप को मेजर नहीं कर सकते। मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती है, कितना किलो प्यार करती, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ये बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो लॉयल्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, अफेक्शन हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिनको आप मेजर कर सकते हैं, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। जो चीज़ मेजर हो सकती है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या मेरे बाल की थिकनेस मेजर हो सकती, हाँ हो सकती, तो वो क्या है, थिकनेस, फिजिकल क्वांटिटी, समझ आया, ठीक है ना। चलो भाई, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं होती, वो समझ आया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। जिसको मेजर नहीं कर सकते, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। चलो कॉपी कर लो, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो क्या क्या समझा बताओ, क्या क्या समझा। यूनिट क्या होता है, बोलो भाई, यूनिट क्या होता है, एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। तो जो चीज़ मेजर हो सकती है, उसको मेजर करने के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ही यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर माना, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को है ना 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 5 मीटर मुझे कपड़ा चाहिए, मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे रखूँगा, फिर ऐसे रखूँगा, फिर ऐसे लेके जाऊँगा, फिर ऐसे लेके जाऊँगा, फिर ऐसे लेके जाऊँगा। कितना रखूँगा, मतलब अगर मेरा ये कपड़ा ऐसा है, तो मैं बताओ क्या करूँगा, मैं इसके कितने मुझे टाइम्स लेना पड़ेगा, ये मेरा मार्कर है, कितना टाइम लेना पड़ेगा, 5 टाइम। ये 1 मीटर, फिर ये क्या होगा 2 मीटर, ऐसे 3 4 5 करके आएगा। बात समझ आ रही, ठीक है ना। चलो भाई, तो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो यूनिट होता है, आगे अगर हम लोगों को उससे बड़ी चीज़ें चाहिए, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, मैग्नीट्यूड में चाहिए, तो हम उसी का मल्टीपल लेते हैं,
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अब मैं और डिटेल में इसको बताता हूँ। यहाँ तक तो पहले अपने को समझ आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी। जिस चीज़ को मेजर करना है पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा, उसका यूनिट क्या है। आपको रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या लिया है, उसके हिसाब से हम उसको मेजर करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी होती है ना, उसमें हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू दूसरा होता है यूनिट। जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, ये पहले समझ लो, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूँ लेंथ, तो लेंथ क्या होता है, जैसे लेंथ है 6 मीटर, तो ये क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या है यूनिट। इसका मतलब कोई बता सकता है? 6 मीटर मतलब क्या? मतलब ये कि जो भी हमने 1 मीटर माना था ये उसका 6 गुना है। अब समझा, ये इसका मतलब है, समझा। अगर मैं 6 किलोग्राम बोल देता मास, तो मतलब क्या होता, जो भी हमने 1 किलोग्राम माना था उसका 6 गुना, समझा। 10 किलोग्राम मतलब 10 गुना, समझा, ठीक है ना, ये मतलब होता है ऐसा, ठीक है। चलो भाई, तो लेंथ ये हो गया, जैसे मास लिख दिया मैंने, वो लिख दिया मैंने 10 किलोग्राम, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या है यूनिट, समझे। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमेशा क्या होंगे, दो पार्ट्स होंगे, एक होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू क्या होगा उसके साथ में यूनिट होगा, समझ आ गया। और ये मतलब क्या बनेगा वो समझा दिया मैंने, कि जो भी आप यूनिट मानेंगे ये क्वांटिटी बताएगी वो यूनिट का कितना टाइम्स है, उसका कितना मल्टीपल है। आप समझ आई बात, ये समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब क्या, मैं आपको और चीज़ें समझाता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी मैं लिखूंगा कैसे वो बता देता हूँ, कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू n इंटू यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलेंगे, स्मॉल n बोलेंगे, और यूनिट को क्या बोलेंगे, u बोलेंगे। तो NU लिख दिया मैंने, ठीक। अब इसको समझो ज़रा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं लिखता हूँ 1 आवर, इसको कैसे रीड करते हैं, हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, H साइलेंट है, क्या पढ़ते हैं R, क्या पढ़ते हैं, ये आवर भी नहीं होता है, ये आवर नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं R, समझे, ठीक है ना। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना मिनट्स होगा बताओ ज़रा, 60 मिनट्स, और कितना सेकेंड्स होगा, 3600 सेकेंड्स, समझा, ठीक। अब क्या, क्या तीनों अलग अलग चीज़ें हैं? नहीं। अगर मैं 3600 सेकेंड बोल रहा हूँ तब भी क्या 1 घंटा ही हुआ ना, मैं 60 मिनट बोल रहा हूँ तब भी क्या है 1 घंटा ही हुआ। तीनों इक्वल है, इक्वल लगाए भी तो है मैंने, तीनों इक्वल है, ठीक। आओ समझाता हूँ, ये क्या चीज़ है बताओ, ये क्या चीज़ है सर, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको मैं n1 लिख देता हूँ, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। सर ये क्या चीज़ है, ये यूनिट है, सर इसको u1 लिख देते हैं, ठीक। इज इक्वल्स टू ये क्या चीज़ है, सर ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको n2 बोल देते हैं। सर ये क्या चीज़ है, ये तो यूनिट है, इसको u2 बोल देते हैं। ये क्या चीज़ है, हाँ n3। ये क्या चीज़ है, u3, समझे। तो बेसिकली ये आपके पास n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 इक्वल्स टू n3 u3 आ गया। तो को मतलब समझ ही नहीं आया इससे, मतलब तो समझ में नहीं आया, मतलब समझाता हूँ मैं आपको। ये दोनों पे फोकस करो सबसे पहले, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है। 1 घंटा इक्वल्स टू 60 मिनट। अब मुझे बताओ कि मिनट बड़ा यूनिट है या आर बड़ा यूनिट है? आर बड़ा यूनिट है, आर बड़ा यूनिट है। तो आर कैसा यूनिट है, बड़ा यूनिट है। किसके कंपैरिजन में, मिनट के कंपैरिजन में। ये कैसा यूनिट है, छोटा यूनिट है। अब मुझे बताओ 60 के कंपैरिजन में 1 बड़ा है या छोटा है? ये क्या है, अरे ये 60 है, और ये कितना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं। ये 60 है, ये 60 रुपये, ये 1 रुपया, तो 60 रुपये क्या है, ज़्यादा हुआ है ना। तो ये 1 है, तो ये क्या बोलूँगा मैं, छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू, छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है, बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू। कुछ समझ आ रहा है क्या? इससे यही समझ आ रहा है, वेरी गुड, यही समझ आ रहा है कि अगर दो ऐसी क्वांटिटीज़ बराबर हैं, एक यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट बराबर है, तो बड़े यूनिट के साथ में छोटा वैल्यू लगेगा और छोटे यूनिट के साथ में बड़ा वैल्यू लगेगा। सिंपल सी बात है ना। तुम यूनिट को छोटा कर दोगे तो अगर इक्वल रखना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को अपने आप बड़ा होना पड़ेगा। समझ आ रही बात? मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u होता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है? नहीं पता है।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ क्या होगी, घटेगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो वो भी घटेगा। समझा, ठीक है ना। अब क्या ये समझाना ये चाह रहा है आपको इससे कि जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ा लेते जाएंगे ना, न्यूमेरिकल वैल्यू कम होते जाएगा। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, यूनिट बढ़ा लेते जाएंगे ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, कम होते जाएगा। ये समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो पहले जब यूनिट छोटा है तो यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। यूनिट देखो कौन सा लिया हमने, सेकंड, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना बड़ा आया, 3600 आया। समझा। उसके बाद हमने यूनिट को थोड़ा बड़ा कर दिया, यूनिट को थोड़ा बड़ा कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके कंपैरिजन में क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर यूनिट को और बड़ा कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू और कम हो गया। तो जैसे ही बड़ा यूनिट लेते जाओगे वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू कम होता जाएगा। समझा, क्लियर हो रहा है। इस तरीके से ये याद रखना कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, u होता है। कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, यूनिट लेंगे, जितना बड़ा यूनिट लेंगे उतना छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू, जितना छोटा यूनिट लेंगे उतना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू। समझा, क्लियर हो गया। तो अब तक क्या क्या समझा बताओ। सबसे पहले बताओ यूनिट क्या है, एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड, बोलने का है, चुप नहीं बैठने का, बोलो एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। समझे, एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं, उसको यूनिट बोलते हैं। समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग लिखते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। समझा, क्लियर हो गया। चलो ये अपने को समझ में आ गया। इसके बाद जो है हमने एक और चीज़ यहाँ पर समझी कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, यूनिट को बढ़ा लेते जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप छोटी आती जाएगी। समझा, क्लियर हो गया। चलो तो ये अपने को समझ में आ गया। तो यहाँ तक अपने को क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब मुझे 100 ग्राम जो है ये कितना किलोग्राम होता है, कोई बता सकता है 100 ग्राम कितना किलोग्राम होता है। अच्छा, 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है, ये क्यों बता सकते, 1000 है ना, 1000 ग्राम होता है। किलो का मतलब क्या होता है, 1000, किलो का मतलब 1000। और अब ये 1000 में बात नहीं करेंगे, हम 10⁻², 10⁻³ में बात करेंगे। ये सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को भी, ठीक है। चलो भाई, तो 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। मुझे बताओ ग्राम बड़ा है कि किलोग्राम बड़ा है, किलोग्राम बड़ा है। तो बड़े यूनिट के साथ में छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू, ग्राम छोटा है तो छोटे यूनिट के साथ में बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू। समझा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट आप जैसे ही बढ़ा लेंगे वैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप कम होते जाएगा। जितना छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, जितना छोटा यूनिट लेंगे उतना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। समझा, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये भी अपने को समझ में आ गया। तो इसको जल्दी से लिख लेने का, इसमें हाँ ये सब एग्जाम्पल्स भी आप लोग कॉपी कर लो, ठीक। चलिए, अब इसके बाद जो है हम लोग एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट का डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, मेजरमेंट क्या होता है। तो मैं कल आपको कुछ और नई चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह। मेजरमेंट क्या होता है, तो याद रखो मेजरमेंट। अच्छा, आपको क्या समझता है मेजरमेंट के बारे में? हाँ, इंची टेप लेके मेजर कर लो, है ना, यही होता है मेजरमेंट। और क्या होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट क्या है, शॉर्ट में अगर मैं आपको डिफाइन करूं, जो चीज़ें आपको एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, इससे पहले के बैचेस में हमेशा बोलता था कि 11वीं में अगर स्कोर नहीं भी आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये बैचेस में नहीं बोल सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इस साल जो 12th का रिजल्ट बना उसमें 11th के मार्क्स इंक्लूडेड रहेंगे। समझे। तो पता नहीं अब गवर्नमेंट क्या कर दे, कब, कुछ पता नहीं ना, अभी अनप्रेडिक्टेबल है। 2 साल से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है ना। तो बेसिकली 11th में भी जो जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, याद करनी होंगी, उनके एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन जो चीज़ें बस समझनी है, बस समझनी है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसका वो डेफिनेशन दूंगा जो भेजे में जाएगा। मैं हमेशा कोई भी चीज़ के 2 डेफिनेशंस दूंगा, एक वो डेफिनेशन जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है और एक वो डेफिनेशन जो तुम्हारे भेजे में जाएगा। समझा, ठीक है ना। चलो भाई, तो मेजरमेंट क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ये कंपैरिजन का प्रोसेस है। और क्या मतलब होता है इसका, मतलब समझाता हूँ।
देखो, आप बनी की दुकान पे दाल लेने जाते हैं तो वो एक पड़ले में क्या करता है, एक पैन में क्या रखता है, दाल डालता है, और दूसरे पैन में क्या रखता है, वेट रखता है। समझ आ गया? फिर दोनों को क्या करता है, कंपेयर करता है। समझ आ गया? फिर दोनों को क्या करता है, कंपेयर करता है। जब यहाँ का 1 किलो और वहाँ का 1 किलो बराबर हो जाएंगे तब क्या करेगा, वो दाल पैकेट में डाल के दे देगा। समझा? तो मेजरमेंट में करते क्या है, कंपैरिजन करते हैं। कपड़ा लेने आते हैं तो बड़ा सा एक स्टील का उनके पास क्या होता है, मेजरमेंट स्केल होता है। वो स्केल से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं उसको। समझा? ठीक है ना? अच्छा, ये स्केल 1 मीटर है, फिर 1 मीटर पे कपड़ा बांध देगा, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, फिर उस हिसाब से काट के आपको दे देगा। समझा? ठीक है ना? तो मेजरमेंट में करते क्या है, कंपैरिजन करते हैं। समझा? क्लियर हो गया? तो मेजरमेंट क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड यूनिट विच इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एग्जाम में नहीं पूछेगा ये सब, तो बस इतना याद रखना है कि मेजरमेंट क्या है। क्या है मेजरमेंट? इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है ना? ये क्या है, एक कंपैरिजन का प्रोसेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई यूनिट से उसको कंपेयर करते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वरना सब अपना अपना यूनिट बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। समझे? तो इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े साइंटिस्टों की टीम बैठती है, वो टीम बैठ करके डिसाइड करती है, अच्छा इसको 1 मीटर बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 सेकेंड, इसको बोलेंगे 1 किलो। समझे? और फिर क्या कर देंगे, पूरी दुनिया में उसको फैला देंगे। समझे? तो वो डिसाइड करते हैं, हम उसको मान लेते हैं। समझा? वरना सब अपना अपना यूनिट बनाने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। समझे? ठीक है ना? चलो, बहुत सारे यूनिट्स पहले भी चलते थे, उसमें मैं आऊँगा आगे जाके। जैसे बित का चलता था, ये भी तो एक यूनिट है ना। गोटी खेलते बचपन में हम लोग, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, बिल्लस बोलते हैं, है ना। लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, बिल्लस बोलते हैं या बित का बोलते हैं। समझे? तो ये भी क्या है, यूनिट ही तो है, यूनिट है ना एक तरीके का। ठीक है ना? चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो चुल्लू भर पानी क्या है, हाँ इसको बोलते हैं चुल्लू भर पानी, इसको चुल्लू बोलते हैं। तो ये भी क्या है, यूनिट है, चुल्लू भर पानी, चुल्लू। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन अपने को कौन से यूनिट्स बनाने जो कौन से यूनिट मानने अपने को जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जो उसको सब मान ले कि हाँ इसको यूनिट मानते हैं। समझा? ठीक है ना? वरना गड़बड़ हो जाएगी ना, ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। ठीक है? तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ये लिख लो फटाफट से। ठीक है? फिर मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ इसमें। ठीक, क्लियर हो गया? जो ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो जो चीज़ें दी गई थी उसमें हमको क्या क्या समझा। सबसे पहले फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, याद कर लो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स में क्या करेंगे, मेजर करेंगे, लिख लो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स में क्या करेंगे, चीज़ों को मेजर करेंगे। कौन सी चीज़ मेजर करेंगे, लेंथ, मास, टाइम, डायमीटर, सब कुछ, सब मेजर करेंगे हम। ठीक है? तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या पढ़ा, तीसरा चीज़ क्या पढ़ा है इसमें, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, या उससे पहले यूनिट, यूनिट क्या होता है, एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर दी मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे, 2 पार्ट्स में होगा वो, कौन कौन, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। और एक रिलेशन समझ आया न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट में कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, मतलब यूनिट बढ़ा लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा, यूनिट छोटा लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगा। समझा? क्लियर? चलो, ये अपने को समझ आया। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट हमने क्या देखा, मेजरमेंट। क्या होता है मेजरमेंट, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। जब भी हम चीज़ों को मेजर करेंगे तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उस चीज़ को जिसको मेजर करना है। किससे कंपेयर करेंगे, जिसको यूनिट मान लिया गया है, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है हमारा। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ तक अपने को समझ में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। आगे क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड जो इसमें आर्टिकल दिया हुआ है 1.2, वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। सेकेंड आर्टिकल क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का आर्टिकल है, लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट हम 3rd पे पढ़ेंगे। पहले हम फिजिकल क्वांटिटी के टाइप सबसे मैं समझाता हूँ। अभी सिस्टम ऑफ क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ ऐसे, वो भी मैं अभी आपको जो मैं पढ़ाऊँगा ना फंडामेंटल और डिराइव यूनिट, तब आपको समझेगा कि अच्छा वो तो सिस्टम यूनिट तो बाद में पढ़ना चाहिए था, वो पहले पढ़ा दिए बुक में। मैं समझाता हूँ आपको। देखो,
तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, फिजिकल क्वांटिटीज इनके दो टाइप होते हैं बच्चों। फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी है ये। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। आप बोलेंगे सर क्या है ये, क्यों बनाया गया? मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ उसके पीछे। अब ये हमको समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो चीज़ जिसको मेजर कर सकते हैं, और जिस चीज़ को भी मेजर कर सकते हैं उसका क्या बनाना पड़ेगा, यूनिट बनाना पड़ेगा ना यूनिट। उसके बिना आप मेजर कैसे करेंगे? कंपेयर करना पड़ेगा। वेलोसिटी निकालना है तो हाँ इसकी वेलोसिटी का 1 मीटर पर सेकंड मान रहे, तो हाँ इसकी वेलोसिटी अगर इससे 4 गुना ज़्यादा है तो 4 मीटर पर सेकंड है। समझा? इसको बोलेंगे 1 किलो है, तो अगर ये उससे 4-5 गुना ज़्यादा है तो ये क्या होगा, 5 किलो। यानी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी उन सब का क्या करना पड़ेगा, यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। लेंथ अगर मेजर करना है तो लेंथ का यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा, मास का यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा, टाइम का यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा, फोर्स का यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा, वेलोसिटी का यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा, और वर्क का यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा, एनर्जी का यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, हर एक का यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। अगर फोर्स का चलो न्यूटन आपने डिफाइन कर भी दिया, फोर्स का आपने क्या कर दिया, न्यूटन डिफाइन कर दिया, वर्क का आपने जूल डिफाइन कर दिया, एक्सेलरेशन का आपने डिफाइन कर दिया आमिर, ठीक है ना, और लेंथ का आपने डिफाइन कर दिया नासिर, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, मास का डिफाइन कर दिया इसरार, उसके बाद आपने टेम्परेचर का या टाइम का डिफाइन कर दिया जैसे आपने सलमान, है ना। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी बेसिकली हो ये रहा है कि अगर हम लोग क्या कर देंगे, हर एक फिजिकल क्वांटिटी आपको 2 साल में तकरीबन पढ़नी है 170 फिजिकल क्वांटिटीज़, तकरीबन कितनी पढ़नी है, 170 फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अगर 170 फिजिकल क्वांटिटी का हर एक का अपना अपना यूनिट बनाएंगे तो कितनी गड़बड़ है। प्रॉब्लम उसके साथ में क्या है पता है, इतना याद कौन करेगा भाई, कौन याद करते बैठेगा 170 फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, समझे? टीडीएस काम है। फेसेस जो होता है ना ये दिमाग वाला होता है। फेसेस जो होता है ना ये चीज़ों को छोटे से छोटा और आसान से आसान करना चाहता है। तो अब यहाँ पर एक बहुत दिमाग वाले फिजिसिस्ट आए जिनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो जो आपने वो पढ़ा होगा Tn = a+n-1 × d, 10th में पढ़ा कि नहीं? कौन सा चैप्टर, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में? नहीं, कहाँ पढ़ा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। कहाँ पढ़ा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। एपी में पढ़ा। जो एपी में आप पढ़ते हैं ना वो फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया कब, जब वो छोटे थे, वो स्कूल में थे तब डिराइव कर लिया था उन्होंने। वो ऐसा खतरनाक आदमी है, समझे। एक तो साइंटिस्ट होता ही जीनियस है। अब वो साइंटिस्ट जो जीनियस लोग होते हैं वो सब जीनियस लोग मिलकर के बोलते थे कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस जीनियस आदमी है, समझे। वो इतना जीनियस आदमी था। कौन? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक आइडिया दिया। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बोला आप क्या करो, कुछ ही क्वांटिटीज़ का यूनिट डिसाइड कर लो और बाकी का यूनिट आप अलग से मत बनाओ, उन्हीं में से उसको डिराइव करो। कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब बताता हूँ। आओ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कहा आप मास का डिसाइड कर लो, क्या है वो, किलोग्राम, ठीक है ना। आप लेंथ का डिसाइड कर लो, वो क्या है, मीटर। आप टाइम का डिसाइड कर लो, वो क्या है, सेकंड। 3 चीज़ों का डिसाइड कर लो। शुरुआत में 3 चीज़ों का ही डिसाइड हुआ था, आगे जा कर के वो 7 और 9 बनी। अभी बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये अभी जो है 3 चीज़ों का डिसाइड कर लिया। उसके बाद उसने कहा कि जब आपको वेलोसिटी निकालनी है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो एक तरीके का लेंथ है और लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का क्या है, सेकेंड। तो यहाँ पर आपको कुछ अलग से इसका नाम नहीं रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसका नाम आपने जैसे रख दिया आइंस्टाइन, तो वेलोसिटी का यूनिट कोई आइंस्टाइन रखने की ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी का यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। समझा? तो याद कितने रखने हैं, सिर्फ 3। आगे जाके बताऊंगा और याद रखने, कुछ ही याद रखने, टोटल 9 याद रखने। उसमें से काम कितने आते हैं, लगभग 6 काम आते हैं। 6 ही आपको ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है ना। चलो भाई, तो सिर्फ क्या करो, कुछ क्वांटिटीज़ का यूनिट डिसाइड कर लो और बाकी सबको उससे क्या कर दो, डिराइव कर लो।
समझा? ठीक है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, मैं कराऊंगा, अभी घबराना नहीं। क्या फॉर्मूला होता है इसका? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बताओ? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। अब ये दोनों साथ में हैं, मीटर सेकेंड को पुश करेगा और सेकेंड सेकेंड क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ रहा है? तो क्या एक्सेलरेशन का नया यूनिट रखने की जरूरत है? नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट से क्या कर लो? उसको डिराइव कर लो। समझा? ठीक है ना। फोर्स का बताओ फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला इज dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप पढ़ते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, वो बताऊंगा वो कब वैलिड होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आप लोग पढ़ते हैं, ये तभी वैलिड होगा जब मास कांस्टेंट है, मैं कराऊंगा इसको। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ये पढ़ा है कि नहीं? अरे 9वीं में पढ़ाते हैं ये पढ़ा होगा, एटलीस्ट सुना तो होगा, एक बार देख लिया होगा ज़िंदगी में कभी। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या होता है बताओ? मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इन सब को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। इन सब को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। समझा? ठीक है ना। इस तरीके से तो जो आपका फोर्स हो गया उसका यूनिट क्या बन गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों न्यूटन कर दिया गया? पहली बात, न्यूटन के ऑनर में उसको रखा गया। दूसरी बात, अगर कोई फोर्स लगा रहा है 5 यूनिट का, तो उसको क्या बोलेंगे? कितना फोर्स लगाया? 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना बड़ा है बोलने में, शॉर्ट में क्या करते हैं? 5 न्यूटन का। अब समझा? तो एक तो न्यूटन के ऑनर में रखा, और दूसरा इसको शॉर्ट करना था। क्यों? ये फिजिक्स क्या चाहता है? चीज़ों को छोटे से छोटा और आसान से आसान करना चाहता है। समझा? ठीक है ना। चलो भाई, तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरू हो रही है, मैं तो बेस बना रहा था। आओ, तो वो क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती, उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर बेस क्वांटिटीज़। समझे? कौन कौन डिपेंड नहीं कर रहा? इंडिपेंडेंट कौन है? वो 3 है ना। अभी तक तो आपके लिए 3 है। कौन कौन सा है वो? मास, लेंथ, टाइम। ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि इनका हमने डिसाइड कर लिया। ठीक, वो क्वांटिटीज जो बाकी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं उनको क्या बोलेंगे? डेराइव्ड क्वांटिटीज। समझा? ठीक है ना। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? विच डज नॉट डिपेंड ऑन फंडामेंटल ऑन अदर क्वांटिटीज, इज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज। ठीक है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती बेस क्वांटिटीज, वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है वो क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल दो डिराइव्ड का। एग्जांपल क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे। समझा? ठीक है ना। चलो भाई, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। एग्जांपल दे दो, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है ना। उसके बाद डिराइव क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, इसको क्या बोलते हैं? डिराइव क्वांटिटी। एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा। समझा? ठीक। चलो भाई, तो यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। अब एक और चीज़ ध्यान रखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन है? एग्जाम्पल बताओ। मास, लेंथ, टाइम, ये है। तो इनका जो यूनिट होगा ना, इनका यूनिट कौन? इनका यूनिट किलोग्राम। मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड। इनका जो यूनिट है ना, उस यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। समझा? जो क्वांटिटीज है उनको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। और इनके यूनिट को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। फिर इनके, ये तो क्या है? डिराइव क्वांटिटी। इनके यूनिट को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। समझे? फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। डिराइव क्वांटिटी के यूनिट को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। समझा? क्लियर हो गया? बहुत आसानी से मैंने तुमको सी चीज़ें समझा दी हैं। कल तो हम लोग और इसको आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा बताओ? सबसे पहले क्या समझा? फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। ठीक है, ये कॉपी कर लिया क्या?
पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं फाइनल रिवीजन कराता हूँ आज का। चलो, तो आज क्या क्या समझ आया हम लोगों को, इस लेक्चर में क्या समझा हम लोग को। सबसे पहले फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। मैं ना सब लिख देता हूँ एक एक करके। सबसे पहला क्या समझा, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, चीज़ों को मेजर करते हैं। दूसरी चीज़ क्या समझी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और यूनिट क्या होता है। तीसरा समझा कि फिजिकल क्वांटिटी को लिखते कैसे, n इंटू यू, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u होता है फॉर अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद हमने पढ़ा मेजरमेंट क्या चीज़ है ना। ये भी तो पढ़ लिया कि मेजरमेंट क्या है, इसी में पढ़ लिया है इसको। इसके बाद हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं। 2 टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इनके यूनिट को क्या बोलते हैं बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स, और इनके यूनिट्स को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक, क्लियर हो गया। चलो, तो आज हमने यहाँ तक का पढ़ा है कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। हम फिजिक्स में क्या करेंगे, चीज़ों को मेजर करेंगे। ठीक, इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यूनिट क्या होता है, एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। याद हो गया क्या, याद हो गया, बोलो। यूनिट क्या है, एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ज़रूरी नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ वही बोलो, सही बोलो, ये बोलना ज़रूरी है। ठीक, चलो भाई, फिजिकल क्वांटिटी समझा। फिजिकल क्वांटिटी को लिखते कैसे, n इंटू यू। n इंटू यू मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट करके, समझ आया। ठीक है ना। तो उसके बाद n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u, मतलब कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग बात करें तो जितना बड़ा यूनिट लेंगे उतना छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना। चलो, मेजरमेंट क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, समझा। ठीक है ना। जब भी हम चीज़ों को मेजर करेंगे तो चीज़ों को कंपेयर करेंगे। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल कौन सी हैं, मास, लेंथ, टाइम। अच्छा, इन्हीं को फंडामेंटल क्यों माने, वेलोसिटी को फंडामेंटल मान लो, मान सकते नहीं मान सकते, मान सकते। जो चाहिए उसको फंडामेंटल मान लो और बाकी उससे डिराइव कर लो, समझा। तो हमने अभी फंडामेंटल किन को माना है, लेंथ, मास, टाइम। इंटरनेशनली भी क्या है, यही है। लेकिन 2014 AIPMT मतलब नीट, पहले वो AIPMT हुआ करता था, उसमें एक सवाल आ गया। उस सवाल में पूछा गया था, जबकि वो कॉमन सवाल है, HC वर्मा में है वो क्वेश्चन, तो उसमें सवाल आ गया था कि अगर हम लोग फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मान लेंगे तो आप मास का या एनर्जी का, दोनों में से कोई एक था, इसका आप लोग क्या करो, डायमेंशन निकाल के बताओ, समझा। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। क्या करेंगे आप, लेंथ, मास, टाइम को ही क्या करेंगे, फंडामेंटल मानेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन सब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने मिल करके माना है, तो हम भी उसको मान लेते हैं कि अच्छा चलो ये फंडामेंटल है। वरना फंडामेंटल क्वांटिटी किसी को भी माना जा सकता है, समझा, ध्यान रखना है इस बात की। ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी, जिनको फंडामेंटल माना, अब अपने को यहाँ जो बता दिया गया वही फंडामेंटल अपने लिए। लेकिन याद रखना ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनसे जो डिराइव करके बनाई जाएगी वो क्या होगा, डिराइव क्वांटिटी, जो इनसे बनी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट क्या होंगे, फंडामेंटल यूनिट, और डिराइव क्वांटिटी के यूनिट क्या कहलाएंगे, डिराइव यूनिट, समझा। अब कल आगे जाके बताऊंगा कि फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट का जो सेट बनता है, इन दोनों का जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी वजह से सिस्टम ऑफ यूनिट बाद में पढ़ा है। पहले ये तो पता रहे ना कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, डिराइव यूनिट क्या है, फिर इन दोनों का जो सेट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलेंगे, समझा। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पैक कर लो।